Hello, Assalamu alaikum. I would like to welcome all of you on behalf of Behavioral Support for Exceptional Needs. We are conducting this session in order to discuss behavioral interventions that can be done at home to manage your children in a better way. Ms. Alia Yasir will be conducting the session and I will be joining her. So over to you, Alia. Please introduce yourself. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है और इसकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि हाउ मच सपोर्ट इज नीडेड फॉर पेरेंट्स। कितना ज़्यादा पेरेंट्स अंदर से दुखी होते हैं और उनको कोई एक वॉइस चाहिए होती है, कोई सुनने वाला चाहिए होता है, विच आई वॉज रियलाइजिंग आफ्टर रीडिंग योर मैसेज। हम लोगों का बेसिकली पर्पस यही है कि किसी तरह से किसी एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को किसी किस्म की कोई हेल्प मिल जाए तो इंशाल्लाह आवर सेशन विल बी फ्रूटफुल। तो मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इसलिए हम उनमें से सिलेक्टेड लेंगे, लेकिन इस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जो कि जनरलाइज्ड होंगे। तो अगर आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो फिर यू कैन अप्लाई इट एट होम, जनरलाइज इट फॉर जनरल टाइप की इंटरवेंशंस। इट्स नॉट दैट कि आप एक ही दिन में और एक ही घंटे में एक प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएंगे और सब कुछ खुद कर लेंगे, बट स्टिल इट विल बी वेरी हेल्पफुल for you to gain basic knowledge. Also for therapists, this session will be very useful because इसमें address therapist को भी किया गया है कि उनको कैसे train करना है parents को for these interventions at home. So थोड़ी सी उनके लिए भी guidance है और थोड़ी सी parents के लिए भी guidance है। तो मैं start करती हूँ। I will share my screen now. जी, सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन कहाँ से होता है? ओके, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट। पेरेंट इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशंस बेसिकली होती क्या है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? और मैं थोड़ा सा आगे चली गई हूँ, आई थिंक ड्यूरिंग द इंटरवेंशन। So basically it is an evidence-based practice. Do you think it is? Yes, of course it is. क्योंकि being behavioral analyst, behavioral scientist, behavior therapist, occupational therapist, speech therapist, psychologist, whoever is joining us right now, we always go for evidence-based practice. I always prefer आप लोग जो भी intervention choose कर रहे हैं वो evidence-based हो। Evidence-based का क्या मतलब है कि जब study की जाती है तो एक population होती है, group of people, over 100, over 500, उनके ऊपर ये चीज अप्लाई करके देखी जाती है कि आया कि ये इफेक्टिव है या नहीं फॉर द चाइल्ड। तो उस प्रैक्टिस को हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। सो दिस पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन एट होम इज एन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और इसके बहुत सारी साइटेशंस हैं इन इंटरनेशनल जर्नल्स। Promotes your child's target skills and behaviors in daily routine. It is very important. अगर आपके कोई behaviors या आपकी skills हैं बच्चे की तो आप उसको daily routine में कैसे लेके चलते हैं।
often combined with naturalistic environment teaching. This is very important point, क्योंकि यहाँ पे इस presentation में मैं emphasize करना चाहूंगी आपके लिए play based learning को। पेरेंट्स से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप टेबल पे बैठ जाएं और आप जो है वो बच्चे के साथ लाइक अ थेरेपिस्ट डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, आप एक डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, आप प्रॉपरली एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, विच यू कैन नॉट डू। what you can do, always start with naturalistic environment teaching, play based learning। आप बच्चे के अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको लेके चलें, उनके साथ स्टार्ट करें और वहां से उसको सिखाना स्टार्ट करें। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप पेरेंट को जब भी सिखाते हैं, बीइंग बिहेवियर थेरेपिस्ट या पेरेंट्स खुद भी जब कर रहे होते हैं, तो बच्चे के इंटरेस्ट को लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इंटरेस्ट बच्चे का? फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक्स में उसको इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉक्स के साथ खेलें और बच्चे को काउंटिंग सिखाएं, आप कलरिंग सिखाएं। बच्चे को अगर एनिमल्स से इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए छोटे से टॉय एनिमल्स दे सकते हैं, आप उसके नाम सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप उसकी इन्वायरमेंट सिखाएं, आप उसको बोलना सिखाएं उससे रिलेटेड। इस तरह से आप बच्चे के इंटरेस्ट को जब फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिहेवियर्स उसके, जो जैसे हाइपर एक्टिविटी है, फिजिटिटी है, नॉन रिस्पॉन्डिंग है कि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा आपकी बात का, या आपको देख नहीं रहा है, या फिर अजीब अजीब वर्बल स्टीरियोटाइपी कर रहा है, ये सारे बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जब आप बच्चे के नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके उसको टीच कर रहे होते हैं और उसके इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। improves parent child relationship, it is very important। बहुत अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे का पेरेंट जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो बच्चे के फ्रस्ट्रेशन लेवल में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लूप होल, एक साइकिल चल रहा होता है। बच्चे ने कुछ किया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बच्चा और ज्यादा करेगा। ठीक है, सो जब आप इस प्रैक्टिस को कामली फॉलो करते हैं तो आपकी जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन है और एक पेयरिंग है और एक आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दिस ऑल इज कवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन। कौन सी एक्टिविटीज और डेली रूटीन्स आप फॉलो कर सकते हैं? ये वो एक्टिविटीज है, इनकी लिस्ट आपके सामने दी गई है, जो कि मोस्टली आई डोंट थिंक कि कोई भी थेरेपी सेंटर पाकिस्तान में करवाता होगा, आपको खुद ही करना है घर पे। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा होता है, गिने चुने इनमें से कुछ चीजें थेरेपी सेंटर या थेरेपिस्ट करवा रहे हो, लेकिन मोस्टली ये वाली एक्टिविटीज आपको घर में करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मील टाइम, खाने के दरमियान में आप टीचिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे आपको प्लेट में निकालना है, कैसे आपको चम्मच यूज करना है, कैसे आपको अपने हाथ साफ रखने हैं, आपने चीजें नहीं गिरानी, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है बेसिकली घर पे। प्ले टाइम इंडोर्स एंड आउटडोर्स, वही बात है कि आप घर में खेल रहे हैं या घर से बाहर खेल रहे हैं। मोस्टली जो है वो आप टीचिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बच्चे की। फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर ले जाएं बच्चे को तो वो इन्वायरमेंट देखता है, घास फूस देखता है, दरख्त देखता है, बर्ड्स देखता है, कोई एनिमल देखता है, तो उसमें बच्चे को एक नेचुरल किस्म की रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है। सारे ही बच्चे बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, तो जब आप उनको आउटडोर में ले जाके सिखा रहे होते हैं तो आपका एक फैमिली कनेक्शन और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे के लिए। गेटिंग ड्रेस्ड, जब मैं अपने सुपरवाइजर से पूछती हूँ कि आप ड्रेसिंग के ऊपर काम करते हैं, दे से नो। क्यों? क्योंकि अक्सर थेरेपी सेंटर्स में अलाउड ही नहीं है कि आप बच्चे के ड्रेस उतारें या चेंज करें, व्हाटएवर, इवन डायपरिंग और पॉटी एक्सेट्रा, थेरेपिस्ट आर नॉट अलाउड टू डू इन थेरेपी सेंटर्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक प्राइवेट किस्म की चीज है, तो थेरेपिस्ट को अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। ड्रेसिंग, यूजिंग द टॉयलेट ट्रेनिंग, इवन अगर टॉयलेट ट्रेनिंग भी करनी है तो वो उसके लिए नैनीज होती हैं और वो भी आपकी बड़ी रिलायबल होती हैं, बल्कि आप खुद ही भेजते हैं बच्चे के साथ और वो करके देती हैं। अक्सर थेरेपी सेंटर्स में ये होता है, अदरवाइज थेरेपिस्ट आपको नहीं करके देंगे, आपको खुद ही अपने आप को ट्रेन करना है। ड्यूरिंग ड्रॉप ऑफ एंड पिकअप एट स्कूल थेरेपीज, बेबी सिटर, तो ये अपॉर्चुनिटी जो हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं ना बच्चे के साथ और बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। आप बाहर पॉइंट आउट करना शुरू कर दें, वो क्या है, वो क्या साइन बोर्ड है, वो क्या लिखा हुआ है, वो कौन जा रहा है,
तो बहुत सारी चीजें आप उस टाइम पे भी कवर कर सकते हैं जब आप स्कूल बच्चे को लेके जा रहे हैं या थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं। फैमिली आउटिंग्स, सिबलिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा आउटिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया बीच पे आप जा रहे हैं, वहां आप बच्चे के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज एक नेचुरल एक बच्चे को मोटिवेशन उस वक्त मिली हुई होती है और एक रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। इसी तरह से सिबलिंग की एक्टिविटीज हैं, जैसे सिबलिंग का स्कूल है उसके अंदर वो बुला लेते हैं, मीना बाजार है या कोई स्पीच कंपटीशन है और उसमें आप बच्चे अपने को लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत कुछ बच्चे को सिखा सकते हैं। बैड टाइम में नहाने के टाइम पे भी ऑब्वियसली ड्यू टू पर्सनल स्पेस और कोई सिखाएगा नहीं, है आपको ही सिखाना है कि नहाना कैसे है, आपने रब कैसे करना है, आपने सोप कैसे लेना है, आपने कहाँ कहाँ पे करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो कि बच्चों के पेरेंट्स को खुद ही सिखाना होता है। सेल्फ केयर स्किल्स लाइक ब्रशिंग, कॉम्बिंग एक्सेट्रा, ये भी बहुत कम थेरेपी सेंटर्स में कवर होती है लेकिन बहुत कम, गिनी चुनी तादाद में, वरना अदरवाइज आपको ब्रशिंग की रूटीन सुबह ब्रश करना है, शाम को करना है, और कॉम्बिंग कैसे करनी है, इस तरह की सेल्फ केयर स्किल्स आपको खुद सिखानी पड़ती हैं। बेड टाइम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी गुड टाइम, जिसपे आप बच्चे को लेके जब लेटते हैं तो उस वक्त बच्चा आपकी तरफ बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है। उसकी अटेंशन आप उस वक्त इमेजिनेशन आप कैप्चर कर सकते हैं। आप बेड टाइम पे कोई उसको स्टोरी सुना सकते हैं, कोई बुक साथ में रीड कर सकते हैं, इवन कोई पोएम सुना सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। तो वो भी एक बड़ा अच्छा टाइम होता है आपके साथ बच्चे के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। और एनी एक्टिविटी दैट टॉडलर एंगेजेस इन रेगुलरली। सो यही बात मैंने आपको बताई थी कि रेगुलर रूटीन में आप देखिए कि बच्चे को क्या पसंद है, वो लेके आप बच्चे को सिखाएं। अब इसके अंदर क्या क्या डोमेन्स हम टारगेट करते हैं, हम उसकी तरफ थोड़ा सा जाते हैं। ये तो एक्टिविटीज की एक लिस्ट आ गई, फिर इसके अंदर हमने क्या टारगेट करना है। अडेप्टिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव हैं, कम्युनिकेशन टारगेट कर सकते हैं, मोटर स्किल्स टारगेट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सोशल स्किल्स हैं, और रिड्यूसिंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। इस पे स्पेशली मैं थोड़ा सा आज फोकस करना चाहूंगी, बिकॉज मोस्टली जो हमने मैसेज पढ़े वो प्रॉब्लम बिहेवियर से रिलेटेड थे। इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल स्किल्स दैट पीपल लर्न इन ऑर्डर टू फंक्शन इन देयर डेली लाइफ स्किल्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलिजेंस को आई थिंक इनके अंदर होती है, बट स्टिल दे कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली अगर आप प्रॉपर वे में अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, खुद से वो लर्न नहीं करते हैं। ये नहीं होता कि वो जैसे एक दूसरा बच्चा ना सोशली जाके लर्न कर लेता है कि दूसरे से मैंने हाथ मिलाना है, हाय बोलना है, देख के एक दूसरे को प्रैक्टिकल स्किल्स देख लेते हैं। इनको हर चीज सिखानी पड़ती है टू लीड अ डेली लाइफ, और ये बहुत वैल्यूएबल स्किल्स हैं। वाई? एजुकेशन से ज्यादा ये वैल्यूएबल हैं। वाई? मैंने बहुत लोगों को अक्सर देखा है कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, यार हमारा बच्चा लिख ले, राइटिंग कर ले, हमारा बच्चा पढ़ ले, हमारा बच्चा मैट्रिक कर ले। इन सब का इतना फायदा नहीं है जितना एडेप्टिव स्किल्स आपके बच्चे की स्ट्रांग होंगी उनका फायदा होगा। कल को अगर आपका बच्चा सोशलाइज नहीं कर सकता, उसने पढ़ तो लिया है, बीए कर लिया है, एमए कर लिया, व्हाटएवर, लेकिन बट ही इज नॉट एबल टू सोशलाइज विद अदर्स, ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू हिज एनवायरनमेंट, वो अपनी छोटी छोटी सी जो डेली रूटीन है वो भी नहीं कर पा रहा, तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। सो इसलिए स्टार्टिंग से ही अडेप्टिव बिहेवियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, लिटरेसी, सेल्फ डायरेक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, मनी एंड टाइम, ये चीजें बच्चे के काम आएंगी आगे चल के। सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, social responsibility, self-esteem, social problem solving, following rules, obeying laws and avoid being victimized। ठीक है, ये social skills हैं। आपने दोस्त कैसे बनाना है, आपने avoid कैसे करना है एनिमी को, आपने रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, आपने अपनी सेल्फ स्टीम का ध्यान किस तरह से रखना है, एंड सो ऑन। एंड देन कम्स प्रैक्टिकल स्किल्स। डेली लाइफ की स्किल्स क्या हो सकती हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्किल्स हैं जिसके लिए आपको ओटी की जरूरत पड़ती है, मनी हैंडलिंग है, पैसे किस तरह से आपने रखने हैं, सेफ्टी,
हेल्थ केयर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, स्केड्यूल रूटीन्स एंड यूज ऑफ टेलीफोन एक्सेट्रा। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। जैसे आपको फोन करना है किसी को, आपको इमरजेंसी में कॉल करना है, तो आपके बच्चे को कॉल करना आना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन लेनी आनी चाहिए। अगर चलाना नहीं भी सीख रहे तो हाउ टू टेक लिफ्ट, हाउ टू ऑर्डर अ राइड, लाइक फॉर एग्जांपल बाइकिया वगैरह से कैसे जाना है, या करीम कैसे करनी है, या बस के थ्रू कैसे जाना है। ये चीजें बड़े होके बच्चे की जिंदगी में ज्यादा मैटर करती हैं, ये प्रैक्टिकल स्किल्स। किसी का हाथ खड़ा हुआ था अभी, वजिया। या वहीद। शाजिया, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आई थिंक दैट वाज बाय मिस्टेक। दैट वाज बाय मिस्टेक। ठीक है, कोई नो इशू। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करते हैं, और एंड में वैसे भी हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और उसके दरमियान में आप लोग डिटेल में भी पूछ सकते हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल इन चीजों को। कम्युनिकेशन के डोमेन में आप क्या क्या सिखा सकते हैं। अडेप्टिव स्किल्स हमने देख ली। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन पे आप काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटरेंसेस प्रोड्यूस्ड, आपने, आपके बच्चे ने कोई अपॉर्चुनिटी ली बोलने की आपसे, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है मामा, तो आप उसके जुमले को इंक्रीज करके उसके सामने रिपीट कर दें। मामा आ गई, मामा दे दो, या वट एवर, या पानी दे दो, मतलब कुछ भी आप करके आप उसकी उस वक्त की बोलने के अटेम्प्ट को कैप्चर करके उसके जुमले की लेंथ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर वो 1 वर्ड बोलता है तो आप 2 वर्ड सिखाना शुरू कर दें। अगर वो 2 वर्ड्स बोलता है तो आप 3 वर्ड्स सिखाना शुरू कर दें। इस तरह से आप उसकी कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं जब आप उसके साथ खेल रहे हैं। अगर मैं ब्लॉक्स के साथ बच्चे से खेल रही हूँ तो मैं बच्चे को सिखा रही हूँ काउंट करो ब्लॉक 1 और फिर रखो, ठीक है। नाउ ही कैन डू 1 2 3, अब उसको आ गया है, तो फिर मैं अब क्या बोलूंगी, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, सो दैट ही कैन कंबाइन दोज 2 वर्ड्स। और फिर अब वो 1 ब्लॉक बोलना सीखे, 2 ब्लॉक बोलना सीखे, 3 ब्लॉक बोलना सीखे, एक सेंटेंस एक छोटा सा बनाना स्टार्ट करें। फिर क्या हो सकता है कम्युनिकेशन की डोमेन में, फंक्शनल वर्बल अटरेंसेस। फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब रीजन क्या है, क्यों बोलना चाह रहा है बच्चा। अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए वो फंक्शनली बात करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बस रिपीट कर रहे होते हैं पोएम्स जो सुनी है हमने टीवी पे, वो हम रिपीट कर दें, या हम कोई डायलॉग सुना था पहले, ड्रामा के बड़े शौकीन है बच्चे, तो वो ड्रामे में से डायलॉग सुना था वो रिपीट किए चले जा रहे हैं। दैट इज नॉट फंक्शनल लैंग्वेज। फंक्शनल लैंग्वेज मीन्स कि जिस चीज को, आपको जो चीज चाहिए आप वो बताएं, जो चीज आप अवॉइड करना चाह रहे हैं आप वो बताएं, आपको कोई चीज नहीं चाहिए वो भी बताएं, आपको अटेंशन चाहिए, मामा चाहिए वो भी बताएं, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी बताएं, एंड सो ऑन। आपकी लैंग्वेज का मीनिंग है, फ्रूटफुल मीनिंग है, दैट इज फंक्शनल वर्बल अटरेंस। चाइल्ड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन, बच्चा खुद से कितना बोल रहा है, इनिशिएट कर रहा है, आप इसकी अपॉर्चुनिटी, जब आप उसके साथ खेल रहे होते हैं तो फिर बच्चा इनिशिएट भी करने लगता है बोलना। और जो लोग नहीं करते हैं, जो बच्चे नहीं करते हैं, उनके लिए हम डिफरेंट अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मीन्स यूज करते हैं, जैसे कि एस डिवाइसेस हैं, पैक्स हैं, साइन लैंग्वेज है। इस तरह के बेसिक कम्युनिकेशन सिखाना बच्चे को स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही बच्चे की बात सुनते रहेंगे, मानते रहेंगे, और उसने कम्युनिकेट नहीं किया, वो बस रो के आपकी बात, आप उसकी बात समझ जाते हैं, तो दैट विल नॉट बी एनफ। वो कम्युनिकेट करना कभी भी नहीं सीखेगा। तो कम्युनिकेट करना सिखाने के लिए जरूरी है कि आप बच्चे के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी करना सीखें। अगर बच्चा रो रहा है, आपने फर्ज करें उससे कोई चीज ले ली, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कल ही मेरे पास एक बच्ची आई थी, मैंने उससे एक चीज ले ली, अब उसने रोना शुरू कर दिया, तो शी शुड बी आस्किंग मी, आती भी है फिर भी नहीं, रो रहे हैं तो हम घबरा के उसको वापस कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बोल नहीं सकती तो मैं उसको साइन लैंग्वेज सिखाऊंगी, सम फॉर्म ऑफ लाइक दिस, ये दे दो करना सिखाऊंगी, तो फिर मैं उसे वापस करूँ वो चीज, ठीक है। सो चाइल्ड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जेस्टर यूज बहुत जरूरी है। आप खेल रहे हैं, आप पॉइंटिंग करना स्टार्ट कर दें, आप बुक भी पढ़ रहे हैं ना, आप यूं यूं पॉइंट करना स्टार्ट कर दें, बच्चा भी कुछ अरसे में आपको देख के पॉइंट करना शुरू कर देगा।
तो ये कम्युनिकेशन की कुछ पेरेंट्स स्ट्रेटजी। पूछ रही हैं कि हम सोशलाइज कैसे कराएं, और अभी आपकी जब पिछली स्लाइड चल रही थी तो मेरे माइंड में भी ये चीज आई थी। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि कभी भी जो है ना, देखें, बीइंग अ स्पेशल नीड्स पेरेंट, आप झिझक अपने अंदर से निकाल दें। हम अक्सर अपने बच्चों को नहीं लेके जा रहे होते गैदरिंग्स में या पब्लिक प्लेसेस में, वी शाय अवे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आप कब तक करेंगे? तो आपको अगर लगता है कि आप कहीं मैनेज कर सकते हैं बच्चे को, आप जरूर लेके जाएं, प्लीज ये अपॉर्चुनिटी लें। और स्पेशली फैमिली फंक्शंस में जहां आपके करीब के लोग होंगे, ताकि उनको भी पता चले, उनके बच्चों को भी पता चले। एक एम्पैथी का फैक्टर बिल्टअप होता है ना, वो आपके बच्चे के साथ खेलें। बच्चा आपका बच्चा भी समझे कि हमने कैसे खेलना है, खेलने का क्या तरीका है, टर्न टेकिंग कैसे होगी। तो मैं ये बहुत ज्यादा इनकरेज करूंगी इस चीज को कि आप जरूर लेके जाया करें जहां आप बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं करें। बहुत अच्छी बात वजिया ने बोली है कि अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़नी है आपने। जहां आप लेके जा सकते हैं आप लेके जाएं। आप ये डरा नहीं करें कि वहां पे लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। आप बता दीजिए, अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको आप एक्सक्यूज कर दें, आप फिर खुद भी नहीं जाएं। आप पहले से बता दीजिए मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। और अगर फर्ज करें आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा शाय है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है कि मुझे नहीं जाना है बाहर, या जाऊंगा तो मैं बदमाशी करूंगा, तो इस टाइप के बच्चे को आप पहले फिर वन ऑन वन कंट्रोल करेंगे। पहले आप वन ऑन वन अपने घर की इन्वायरमेंट में कंट्रोल करें, फिर आप उसके अंदर ऐड करें दूसरे बच्चे को। कोई मोहल्ले का बच्चा ले लें, कोई सिबलिंग ले लें, सम अदर किड, उसको ले लें और उसके साथ आप इंटरेक्शन स्टार्ट कराएं। आप उसके एज अप्रोप्रिएट प्ले ढूंढना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल के और बच्चे किस चीज से खेलते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है मोहल्ले के बच्चों का? बॉल से खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या डॉल से खेलते हैं, क्या खेलते हैं? तो आप वो वाला गेम बच्चे को सिखाएं। अगर फुटबॉल आपके मोहल्ले में खेली जा रही है तो आपके बच्चे को फुटबॉल आती होगी तो वो जाके बाहर खेल पाएगा। इस तरह से सोशल स्किल्स बिल्डअप होती हैं स्लोली। तो घर में बिल्डअप करें, लोगों को इनवाइट करें, और उसके बाद फिर बच्चा जब रेडी हो जाए तो आप उसको एक जैसे कहना चाहिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में भेजें। जैसे दादी हैं, दादा हैं, नाना नानी हैं, इस तरह के लोगों को ऑलरेडी पता होता है और वो हैंडल कर सकते हैं। जब इन जगहों पे जाने का बच्चा आदी हो जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट कहीं पे ले जा सकते हैं। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाने देंगे। सोशल इंटरेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, अब ये बात भी हो गई और साथ में नेक्स्ट स्लाइड भी खुल गई, वो ये जॉइंट अटेंशन आ जाती है। अब बेसिक सी कुछ चीजें अगर बच्चे के अंदर नहीं है तो हाउ ही विल डू इट आउटसाइड, बाहर जाके कैसे करेगा अगर घर में उसकी जॉइंट अटेंशन नहीं है? तो अगर आप बुक पढ़ रहे हैं बच्चे के साथ तो बच्चा उसमें एंगेज हो रहा है या नहीं? अगर आप बॉल प्ले कर रहे हैं, आप उसको थ्रो कर रहे हैं, वो उसको कैच कर रहा है और वापस आपकी तरफ थ्रो कर रहा है या नहीं? दिस इज जॉइंट अटेंशन। दोनों मिलके अटेंशन एक जगह दे सकते हैं या नहीं? इवन आप टीवी पे देख रहे हैं तो बच्चा टीवी आपके साथ देख रहा है और एंजॉय कर रहा है या नहीं? दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ जॉइंट अटेंशन, जॉइंट एंगेजमेंट, यही चीज है। सोशली एंगेज्ड इमिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का टॉडलर जो है वो जब जाता है स्कूल में, शुरू में तो वो शाय होता है, फिर वो देखता है कि और बच्चे क्या कर रहे हैं और उनको देख के वो सोशल प्ले और सोशल इमिटेशन और बुक्स पढ़ना और राइटिंग करना सबको देख के वो करना शुरू कर देता है। तो आप नोटिस कीजिए कि माइक्स प्लीज म्यूट रखिएगा क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाती है। थैंक यू। सो आप कोशिश कीजिए कि इमिटेशन स्किल बच्चे को बेसिक लेवल से स्टार्ट कराएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कार से खेल रही हूँ और मैं यूं यूं करूं तो बच्चा भी उस कार को ऐसे करे, दैट इज सोशल इमिटेशन। ठीक है, अगर मैं बॉल को कैच कर रही हूँ तो बच्चा भी बॉल को देख के कैच करना सीख जाए। अगर वो मुझसे करना सीख गया तो फिर वो और बच्चों के साथ कर सकता है। सो इसकी स्ट्रेटजीज क्या है ये हम आगे जाके भी थोड़ी सी टचअप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि हाउ टू टीच दीज थिंग्स। क्वालिटी ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, आप बच्चे को डांटे जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं फादर मदर के, क्योंकि उनका स्पेशल नीड्स का बच्चा है। तो
एक पेज पे आप दोनों खुद होते नहीं है, या ग्रैंड पेरेंट के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी क्वालिटी तो बहुत ज्यादा मुतासर होगी जब आप इस तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी फैमिली में, मिल के एक प्लान नहीं बना सकते हैं, तो आप बच्चे को कैसे टाइम देंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि क्वालिटी के अंदर आ जाती है चीज कि आप अपने आपस में मिल बैठ के एक प्लान बनाएं, एक रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हमारा बच्चा स्पेशल नीड्स का है, इसको स्पेशल नीड्स स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए हमने करना क्या है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है और मिल के काम करना है, एक टीम वर्क करना है। और उसके बाद आपका पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन बहुत बेहतर हो जाएगा जब आप एक्सेप्टेंस की लेवल पे आ जाते हैं। तो उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना सब कुछ कर सकता है, वाओ जबरदस्त। आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे खुश होते हैं और बच्चा भी आपको देख के खुश होता है। तो इस तरह से आपकी एक इंटरेक्शन और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्वालिटी वाइज बेहतर हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। अगर वो घर पे मुतमईन होगा तो फिर वो बाहर जाके भी कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट कर पाएगा। एडवांसिंग प्ले, छोटे बच्चों से कैसे स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले। बहुत छोटे बच्चे क्योंकि हमारे पास हर एज ग्रुप के इस वक्त मौजूद होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो बहुत छोटे बच्चे क्या है, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। कोई खेलने की चीज है, ब्लॉक है, तो उससे मीनिंगफुल वे में वो खेल भी नहीं पाते, या वो प्ले डो जिस तरह दूसरे बच्चे कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, पेंटिंग वो नहीं कर पाते। तो ऑब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, उनको पता भी नहीं होता। तो उसके लिए आप मॉडलिंग करते हैं, जो कि आगे जाके बताएंगे आपको इंशाल्लाह, बेसिक सी स्ट्रेटजीज के किस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। इमिटेशन ड्यूरिंग प्ले, वही बात है कि खेलते हुए एक होता है एक लेवल के मैं खेल रहा हूँ, साथ वाला बच्चा भी खेल रहा है, तो मैं उसको देख के अपना भी गेम थोड़ा सा कॉपी करूँ। बेशक वो मेरे एक्सचेंज ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके साथ बैठा हुआ और मैं थोड़ा बहुत उसको इमिटेट कर रहा हूँ, तो दैट इज इमिटेशन। फिर आ जाता है कोऑपरेटिव प्ले, जिसके अंदर शेयरिंग आ जाती है कि मैं आपसे एक चीज उधार ले रहा हूँ, ये वाला ब्लॉक मुझे दे दो, और अगर आप मुझसे मांग रही हैं तो मैं आपको ये वाला ब्लॉक दे देती हूँ, ठीक है। दैट इज कोऑपरेटिव प्ले। ये नहीं कि सब कुछ मेरा है, बट ये नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेज है। देन कम्स डाउन टाइम। डाउन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले बैठ के खेलना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि मैंने अपना टाइम यूजफुल वे में इंगेज कैसे करना है। अब बैठा हुआ है बच्चा, बोर हो रहा है, यार मैं क्या करूं। उसने आज ही मैंने बल्कि एक वीडियो देखी, और क्योंकि पेरेंट की तरफ से परमिशन नहीं ली है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। बैठी हुई वो बच्ची देख रही है, और फिर उसके बाद उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी जस्ट टू टीज द मॉम और गेट द मॉम्स अटेंशन। उसने मारना, रोना और डंडा पकड़ के हिलाना शुरू कर दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट बीइंग इंगेज्ड इन समथिंग। कोई एक चीज उसके पास होती अगर, क्योंकि वो बड़ी बच्ची थी, शी वॉज अ एडल्ट, तो उसके लिए पेंटिंग या उसके लिए कोई स्टोरी वगैरह पढ़ना, या फिर कोई प्ले, टीवी पे कोई गेम खेल ले, कोई मूवी देख ले, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इस तरह का कुछ नहीं कर रही थी तो बोर होके उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, ठीक है। सो डाउन टाइम बच्चे का क्रिएट करना स्टार्टिंग से बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बच्चा एक चीज में इंटरेस्ट लेके और प्ले डो बना के और उसके साथ ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख जाता है अकेले बैठ के, तो आपकी लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाती है और आप इतनी देर में अपने काम निपटा सकते हैं, आपको हर वक्त सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे प्लेस बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी होते हैं। इंटरफियरिंग रिपीटेटिव प्रॉब्लम बिहेवियर्स, रिड्यूसिंग इंटरफियरिंग, इसके लिए क्या किया जाए, ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फेसिस ये करना चाह रही थी कि क्योंकि आपको कंसल्टेशन की जरूरत होती है प्रॉब्लम बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए। स्पेसिफिक केस जो है वो वेरी कर सकता है। आप सोचते क्या है कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर हो रहा है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, फिर आप जाके कंसल्टेंट के पास आप रुजू करते हैं, ठीक है। आप एक तरह से प्रॉब्लम बिहेवियर होने का वेट कर रहे होते हैं, बस ये हो तो फिर हम जो है इसके लिए क्या करें। व्हाई डोंट यू डू दैट कि अगर आप किसी तरह से उस प्रॉब्लम बिहेवियर को होने को अवॉइड कर सकें। सो आई वुड सजेस्ट, आज की प्रेजेंटेशन में मैंने स्पेशली सोचा था कि सारे बिहेवियर्स को आप विदाउट कंसल्टेशन आप एक छोटी सी जनरल स्ट्रेटजी ये बना सकते हैं कि आप देखिए कि वो बिहेवियर हो क्यों रहा है,
और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि बच्ची जो है वो बोर बैठी हुई थी तो इसलिए उसने प्रॉब्लम बिहेवियर शुरू कर दिया। तो अगर उसको पहले ही इंगेज रखते किसी चीज में तो वो ये काम नहीं करती। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, और एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन ये कहलाती हैं। और एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन एक ह्यूज टॉपिक है जिसको आज की प्रेजेंटेशन में कवर नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोटिवेशन बच्चे की खत्म कर देना, जैसे बच्चे के लिए काम को आसान बना देना, जो भी आप उसको डिमांड दे रहे हैं, जैसे आप काम को इंटरेस्टिंग बना दें, अगर प्रॉब्लम बिहेवियर उसकी मोटिवेशन को रिड्यूस कर दें, एफर्ट ज्यादा डाल दें कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर कर ही नहीं सके। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है, ये चीजें ला के आप बच्चे के बिहेवियर को होने से पहले पहले रोक सकते हैं। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन लेंगे ना तो उसमें भी मैं ज्यादातर एंटीसीडेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सेफ होती हैं। और मुझे पता है कि इनको बिहेवियर को होने से पहले पहले रोकना, अगर मैं आपको कोई गाइडेंस भी दूंगी तो वो एक सेफ गाइडेंस होगी, सेफली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी कर सकते हैं उस बिहेवियर को अकर होने से पहले पहले रोकने की कोशिश करें, वो ट्रिगर्स ढूंढें कि बिहेवियर ट्रिगर क्यों हो रहा है, और उस ट्रिगर को एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन When correcting तो हो जी सकता है कि रिड्यूसिंग इंटरफेयरिंग रिपेटिटिव बिहेवियर्स में स्टिमिंग भी आ सकती है ना, कि वो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो उसके पीछे एग्जैक्टली तो फिर दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं ना, कि हो सकता है कि सेंसरी इश्यूज हों। तो फर्स्ट वो बिहेवियर भी पता करना जरूरी है कि आया ये बिहेवियर आ क्यों रहा है। क्यों रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक अल्टरनेटिव वे में बिहेवियर को सिखा दिया जाए कि इसकी जगह ये कर लो, और पहले से ही उसको स्टार्ट कर दिया जाए बताना बच्चे को कि अब आपको पता है कि बच्चे ने गोल गोल घूमना शुरू कर देना, यहाँ पे वो फारिग खड़ा हुआ है वो करना शुरू कर देगा, तो आप पहले ही उसको किसी चीज में एंगेज कर दें, आप उसको स्विंग में डाल दें, स्विंग झूल ले थोड़ी देर और कोई और काम कर ले, तो वो बिहेवियर आएगा ही नहीं, आने से पहले पहले ही आप उसको रोक दीजिए। ठीक है, सही। थोड़ा सा ये इस साइड पे, और प्लस ये कि सेम सेंसरी मोड, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो सेम सेंसरी मोड में ढूंढना जरूरी है। स्विंग जो है वो एक मोशन से ही रिलेटेड चीज है, उससे उसकी सेम सेंसेशन उसको मिलती है गोल गोल घूमने वाली, वही चीज आप लें। या जिस तरह से अगर च्यूइंग का बिहेवियर है, बहुत लोग कहते हैं कि वो दांत कटकटा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो उसकी जगह पे सेम सेंसेशन क्या हो सकती है, क्या उसको च्युइंगम दी जा सकती है जिससे वो दांत कटकटाए ही नहीं, क्या वो बोले, अगर वो बोले तो फिर वो ये काम नहीं कर रहा होगा दांत कटकटाने वाला, या फिर हो सकता है मेडिकल इश्यूज हो। तो ये एक बहुत लंबी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, लेकिन अगर जनरल सी एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप उसको होने से पहले पहले किसी तरह से रोक सकते हैं तो वो कोशिश कीजिए। अच्छा, पेरेंट इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन से आपका पेरेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है, आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आप खुद बिजी होते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप अपने आप को एजुकेट भी कर रहे हैं और आपको पता है कि ये यूजफुल वे में हम जा रहे हैं, तो आपका अपना स्ट्रेस लेवल और आपकी अपनी जो सोशल लाइफ है वो बेटर होना बहुत जरूरी है। इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका होता है, पेरेंट का भी होता है और बच्चे का भी होता है, दोनों चीजों में आप दोनों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। और ये इंक्रीज जनरलाइजेशन स्किल्स अक्रॉस एनवायरनमेंट, कि आप का बच्चा जो स्कूल से सीख के आ रहा है वो घर में भी जनरलाइज इजीली कर लेगा। बल्कि इनफैक्ट अगर घर में वो बिजी रहता है और वो बहुत सारी चीजें आप उसको अडेप्टिव स्किल्स और सोशल स्किल्स घर में सिखा लेते हैं तो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। आई वुड से कि घर से जनरलाइज करके स्कूल में चला जाएगा वो बिहेवियर। अच्छा आलिया, ये अलेना ने जैसे पूछा है कि वर्बल या वोकल स्टिमिंग की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है। वर्बली क्या हो अगर सकती है जी, बजिए आप बताएं, सेम सेंस मोड में सोचें। मेरे ख्याल में कि उसको एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए बच्चे को, एग्जैक्टली कि मे बी ही इज बेटर एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। हो सकता है वो कोई इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो इमोशनली उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो आप एक इमोशनल रेगुलेशन का चार्ट प्रिंट आउट कर लें इंटरनेट से, और उसमें मे बी ही कैन पॉइंट आउट एंड आइडेंटिफाई कि मे बी आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड, या आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग एंशियस। तो उस केस में क्या करना चाहिए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ही कैन टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम एंड देन ही कैन गेट बैक टू वर्क।
एग्जैक्टली। ही इज हंग्री, ही स्लीप। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकेगा, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकेगा, और उसकी वोकल या वर्बल स्टिमिंग, क्योंकि उसका भी फंक्शन ऑफ बिहेवियर होगा ना कि आया ये वर्बल या वोकल स्टिमिंग आ क्यों रही है, एग्जैक्टली। तो ये फिर बिल्कुल आप वो कम कर सकेंगे। बिल्कुल यही बात है। एग्जैक्टली। देखिए सेंसरी बिहेवियर्स को लोग नेगेटिव ही लेते हैं, हमेशा नेगेटिव है, हालांकि वोकल स्टिमिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अगर देखा जाए तो इससे आपके बच्चे के मसल्स बिल्डअप हो रहे हैं बोलने के लिए। ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर प्रॉपर स्पीच। अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसको चैनलाइज करना है टुवर्ड्स प्रॉपर स्पीच। अगर बच्चे को बोलना आ जाएगा तो ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली स्टिमिंग कम हो जाएगी तो जैसे वोकल। वो कह रही है कि एक्साइटमेंट में ज्यादा हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली। उसको बस फिर, ये हाँ, मेरे ख्याल में उसको कम्युनिकेशन। फिर एक्सप्रेस करना सिखाएं कि यू फीलिंग हैप्पी, यू फीलिंग एक्साइटेड, एग्जैक्टली। और एक्टिव है कम्युनिकेशन। तो जाहिर है कहीं ना कहीं आके वो वी हैव टू मैनेज इट, वी हैव टू स्टॉप इट। तो एग्जैक्टली। कभी ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, उनकी जो एक्साइटमेंट है और उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली। तो किसी हद तक तो देखिए हम सभी कर रहे होते हैं। मैं एक्साइटेड होती हूँ, मैं खुशी से छलांगे मारने लगूं, तो दैट इज अ वेरी नेचुरल बिहेवियर, ठीक है। लेकिन एक हद से ज्यादा जब हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो आप क्या करें, आप उसको बोलना सिखाएं, आप उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाएं, कम्युनिकेट करना सिखाएं। और कम्युनिकेशन के साथ ही बहुत सारे बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं जो प्रॉब्लम बने होते हैं। जब उसको बोलना आएगा तो वो और चीजें, रोना धोना गिरना वाइनिंग करना और वो वर्बल स्टीरियोटाइप टाइप की चीजें छोड़ देगा। आगे चलो। जी जी। चलिए अब ये क्वेश्चन है जी ऑडियंस के लिए, इज दिस कॉस्ट इफेक्टिव? ऑब्वियसली यस। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई बता सकता है? ऑब्वियसली आप महंगी किस्म की थेरेपीज आपको नहीं अफोर्ड करनी पड़ रही। ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप हटा दें, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से हफ्ते में आपको 7 दिन करनी थी, तो उसकी जगह पे आप 6 दिन खुद कर लें और 1 दिन आप कंसल्टेशन के लिए चले जाएं। दिस वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। और ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है कि ये जो सारी लिस्ट आउट की है मैंने चीजें, मील टाइम है, बाथ टाइम है, आपका खेलने का टाइम है बाहर, ये सारी चीजें, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट ढूंढना पड़े या खरीदना पड़े। आप सिंपली, आपको जो घर में चीजें मौजूद हैं उनसे उनको लेके आप यूज कर सकते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट, यस, वेरी इजी। 2 मिनट का ब्रेक लीजिएगा प्लीज एवरीवन। अच्छा लेना, आप जैसे कह रही हैं कि चाइल्ड कैन कन्वे हिज इमोशंस ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वोकल स्टिमिंग आती है उसकी, तो डू यू थिंक इट कुड बी सेंसरी? व्हाट इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिहेवियर हियर? वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, आप तभी फिर एड्रेस कर सकेंगी कि आया ऐसा बिहेवियर आ क्यों रहा है इसका। जी बिल्कुल ऐसा। सॉरी, अजान की वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई थी और मैं आपका चैट मैसेज रीड कर रही थी। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी उसको आता तो है लेकिन यूज करना वो भूल गया बच्चा, या हैबिचुअल है उसके लिए। एक एक्साइटमेंट यूं यूं करके शो करना और उछलना हैबिचुअल बन चुका है। तो हैबिट्स को ब्रेक करना भी बहुत जरूरी होता है। उसको ब्रेक करने के लिए आपको बड़ी कंसिस्टेंटली उसको बताना पड़ता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अगर वो हाई फंक्शनिंग है तो वो बोलने से समझ जाएगा।
अगर वो लो फंक्शनिंग है तो वो करके दिखाने से समझ जाएगा कि यू मॉडल योरसेल्फ बेसिकली। ठीक है, सो हैबिट्स को ब्रेक करके नई हैबिट डेवलप करना इज नॉट इजी, ऑल्दो उसको आता भी है, बट चिल्ड्रन टेंड टू फॉरगेट। Okay, so reduces dependency on external support and intensifies intervention. तो अब क्या है, एक्सटर्नल सपोर्ट पे आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई और इंटरवेंशन इंटेंसिफाई हो गई, क्योंकि आप पूरा दिन उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपके जो एक नीड है बच्चे की, वो नीड है बच्चे की, वो मीट हो जाएगी। चिल्ड्रन गेट टू लर्न फ्रॉम देयर फेवरेट एडल्ट्स। सो फेवरेट सबसे ज्यादा क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट के लिए ही बच्चे कर रहे होते हैं सारे काम, तो यू आर द फेवरेट पर्सन, आपसे लर्न करने की अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है। ओके, सो मैं ये गो थ्रू कर लूँ स्लाइड्स, उसके बाद फिर और डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों से डिटेल कर लेते हैं, डिस्कस रिलेटेड टू दिस। प्लान फॉर पेरेंटल इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन, प्लानिंग के अंदर क्या आता है, सिलेक्शन ऑफ टारगेट स्किल और बिहेवियर। इसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी वर्बली। सिलेक्शन कैसे होती है, अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो प्लीज नोट द पॉइंट, आप बच्चे के पेरेंट्स से पूछेंगे। पेरेंट्स आर द एक्सपर्ट इन दिस थिंग, उन्हें पता होता है कि किस चीज को टारगेट करना चाहिए, उनको परेशानी क्या है। सो पेरेंट के साथ इंटरव्यू की बेसिस पे आप अपने टारगेट सेलेक्ट करते हैं। अब आप अपने टारगेट्स अगर देना चाह रहे हैं तो वो पेरेंट को इन्फॉर्म कीजिए कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप बताइए व्हाट डू यू थिंक नाउ, व्हाट डू यू सजेस्ट, कि क्या हम इसको चेंज कर लें। और अगर पेरेंट की रजामंदी है तो उसके बाद आप मिलके एक टारगेट स्किल और बिहेवियर लीजिए। अब टारगेट स्किल और बिहेवियर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं ले लीजिएगा कि वो आउट ऑफ रीच हो जाए या आउट ऑफ यू नो योर स्कोप हो जाए। आप पेरेंट को सिखा रहे हैं, पेरेंट भी एक इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 चीजें एक साथ सिखाना शुरू कर दें। अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग सिखा रहे हैं बच्चे को, तो आपको उसके अंदर बहुत फोकस चाहिए होता है। एक टाइम पे आप फिर टॉयलेट ट्रेनिंग ही कवर कर सकते हैं, हर वक्त बच्चे को ऑब्जर्व करना, उस पर डाटा कलेक्ट करना, उसकी बॉडी पिशी वॉश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए 10 चीजें एक साथ लेके नहीं चलिए। अगर डिफिकल्ट टारगेट है तो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एक टाइम पे रखिए और उस पर स्टिक कीजिए कि जब तक बच्चे को आ नहीं जाए तब तक हम नेक्स्ट पे मूव नहीं करेंगे। और एक खास लेवल, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग का लेवल अलग होता है, तो अगर फर्ज करें वो 80% नहीं कर पा रहा तो आप 60% तक तो एटलीस्ट आ जाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट को पकड़ें। अच्छा आलिया, ये जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग का ये है कि जब आप स्टार्ट करें तो वही आपने रूटीन वाली बात की कि हो सकता है इनिशियली आप हर 20 मिनट्स पे लेके जा रहे हो, फिर आप इंक्रीज करके 30 कर दें, फिर 40 कर दें, और कोशिश करें कि बच्चा आपको बताए, कोई ना कोई हिंट दे। अगर नॉन वर्बल है तो पॉइंट आउट कर दे। कोई आप जैसे विजुअल्स यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो वर्बल है, लेकिन मैंने एक चार्ट बना के पेस्ट कर दिया था टॉयलेट में जिसमें स्टेप्स ऑफ टॉयलेटिंग थे, तो काफी हेल्पफुल था। वो पॉइंट आउट करता था, बोलता था कि अब वॉश करना है, अब पुल अप पैंट्स करनी है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था हमारे लिए। तो जो पेरेंट्स बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल विजुअल सपोर्ट्स बहुत मैटर करती हैं, और ये भी आगे थोड़ा सा डिस्कस होगा, क्योंकि विजुअल लर्नर्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे मोस्टली, वो देख के कॉपी करते हैं, पिक्चर्स देख के, तो आप उसके लिए ये मेथड यूज करें बिल्कुल। एक और चीज, इसमें एक्सीडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। आप कहेंगे कि मैं तो कर रही थी, इस तरह से हो गया, इसने अपनी पैंट्स में, दिस विल हैपन, यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट, लेकिन इवेंचुअली ये हो जाएगा। आपका टारगेट, आपको इट टुक मी 3 years, ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हैंग इन देयर। 3 years is a lot of time. लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड था, क्योंकि ये बच्चे इतने पिकी ईटर्स होते हैं, तो ही इज बैडली कॉन्स्टिपेटेड। तो उसकी क्यू पिक करना, उसको अपनी पैंट्स में करना ज्यादा इजी लगता था, बजाय इसके कि वो टॉयलेट में जाए, और वो क्योंकि उसके लिए पेनफुल था ना। एग्जैक्टली तो मेडिकेशन भी हमें करनी पड़ी, फिर ये कि उसको रूटीन में भी लाना पड़ा, बताना पड़ा, समझाना पड़ा, तो अब जाके है कि बता देता है। एग्जैक्टली बिल्कुल।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हैबिट्स ब्रेक करना इज नॉट दैट इजी। हैबिचुअल भी कर लेते हैं ना बच्चे के, बस हमने इसी तरह करना है, और उनको बल्कि वो घिन आने के बजाय उनको वो चीज अच्छी लग रही होती है, बल्कि उल्टा। कुछ बच्चे तो स्मीयरिंग कर रहे होते हैं, लगा के इधर उधर ड्राइंग करनी शुरू कर दी दीवारों पे या फर्श पे। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एक बिहेवियर को आप फोकस करें जो कि डिफिकल्ट है, और जो थोड़े से इजी हैं उनको 2-3, इससे ज्यादा नहीं। टारगेट स्किल्स। नेक्स्ट क्या हो सकती है? कलेक्ट बेसलाइन ऑन टारगेट बिहेवियर स्किल विद पेरेंट। तो बेसलाइन कलेक्शन का मैंने थोड़ा सा बताया है आगे, वो मैं वहां पे करवाती हूँ। डिस्कस बेसिक्स विद पेरेंट। पेरेंट इंटरवेंशन के जो बेसिक्स हैं, कि जिस तरह मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू गो विद इट, कौन सी स्किल्स होंगी और हाउ इट इज इफेक्टिव, और क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, ये सब कुछ बेसिक्स के अंदर आ जाता है। सिलेक्ट एक्टिविटी सेटिंग टू यूज सिलेक्टेड PAI। अब ये आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है? फॉर एग्जाम्पल मील टाइम पे करना है, या आपने ब्लॉक्स खेलते हुए करना है, या आपने बाहर जाते हुए ड्राइव करते हुए करना है। कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे? ठीक है, प्लानिंग इसके अंदर ये आ जाती है कि अब इस टाइम पे आप ये कर रहे होंगे। प्लान अदर EBPs टू यूज इफ नीडेड। सो दिस अदर वन जो होते हैं, इसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ प्रॉम्प्टिंग, रीइंफोर्समेंट, ये थोड़ा थोड़ा अगर किसी को नहीं आता है, नहीं पता है, बहुत सारे लोग माशाल्लाह से अब उनको पता भी है, नॉलेज भी है। सो अदर और क्या चीजें आप करेंगे टू टीच द चाइल्ड दैट बिहेवियर? हैव मटेरियल्स रेडी एंड अवेलेबल। अगर कोई मटेरियल्स इन्वॉल्व हैं तो वो क्या क्या होंगे, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए पहले से। बेसलाइन ऑब्जर्वेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया, डाटा कलेक्शन वो कैसे करते हैं? इफ यू आर अ थेरेपिस्ट तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। ABC डाटा एनालिसिस शीट है, जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। बिहेवियर से पहले क्या हुआ, बिहेवियर क्या था, और बिहेवियर के बाद क्या हुआ। ठीक है, सो इसको अगर हम इस तरह से ले लें इजी वे में, पेरेंट का बिहेवियर था लेट्स फिल अप द बकेट। बच्चे का बिहेवियर था टॉडलर डिग्स इनटू सैंड विद हैंड्स। उसने पेरेंट ने कहा कि चलो बकेट भरते हैं, और बच्चे ने जो है वो हाथ से करना शुरू कर दिया। और नोट्स में लिखें टॉडलर एंजॉयज द सेंसेशन ऑफ सैंड, क्योंकि उसको सैंड का टच अच्छा लग रहा है इसलिए वो ये हरकत कर रहा है। फिर पेरेंट ने पूछा डू यू वांट अ शॉवल, तो बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया और अपने एक्टिविटी में लगा रहा। नाउ व्हाट हैपेंस, मॉम सीम्स फ्रस्ट्रेटेड एंड विथड्रॉन बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, तो मदर को नहीं पता कि क्या करना है, एंड शी इज फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, सो इस तरह की आप ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, इसको कहते हैं बेसलाइन ऑब्जर्वेशन। आप बीइंग अ थेरेपिस्ट, आप जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं। एंड इट इज अ वेरी डिटेल में आपको ट्रेनिंग चाहिए इस टाइप की करने के लिए। सो अगर आप पेरेंट हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू। प्लानिंग अदर EBPs टू यूज, इसके अंदर ये चीजें वो सारी जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉम्प्टिंग है, विजुअल सपोर्ट है, रीइंफोर्समेंट है, मॉडलिंग है, एंड वीडियो मॉडलिंग। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं इनके बारे में, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? बच्चे को थोड़ा सा इशारा दे देना, ऐसे करो, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो। सो अगर पुराना वाला वो पिछला केस ले लें, जिसमें बच्चे की मदर ने कहा कि शॉवल करो, ये शॉवल यूज करो मट्टी निकालने के लिए, उसने नहीं किया, तो शी शुड हैव प्रॉम्प्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। आप उसका हाथ पकड़ के बच्चे का करा दें, आप उसके सामने मॉडल करें कि ऐसे करने को आप कह रही हैं, सम वे कि बच्चा समझ जाए कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे पेरेंट की क्या चाह क्या रहे। हो सकता है कि आप उसको आपकी बात समझ ही नहीं आई हो, तो आप जब उसको कुछ कहते हैं उसको फॉलो थ्रू करें थ्रू प्रॉम्प्ट। अगर बच्चा नहीं कर रहा है, आपने उसको बोला, बच्चे ने नहीं किया, आप उसको प्रॉम्प्ट जरूर करेंगे, करवाएंगे जरूर। नॉन रिस्पॉन्डिंग की हैबिट को खत्म करने का ये बेस्ट तरीका है। विजुअल सपोर्ट हो सकती है, जैसे कि अभी वजह ने मुझे बताया कि उन्होंने विजुअल लगा दिए थे कार्ड्स बाथरूम के अंदर, जिससे बच्चे को बहुत सपोर्ट मिली कि मुझे करना क्या है। सो विजुअल लर्नर्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली पिक्चर्स देख के करना आसान होता है। अगर एक पिक्चर भी होगी, हो सकता है पिक्चर की तरफ आप पॉइंट आउट करें तो उसको याद आ जाए, ओ सॉरी मैं, क्योंकि बच्चा ऑटिस्टिक अपने माइंड में होता है,
तो उसको थोड़ा सा याद दिलाने की जरूरत होती है। तो आप विजुअल्स की तरफ पॉइंट आउट कर दें, बच्चे को इंशाल्लाह याद आ जाएगा और वो फिर करेगा। रीइंफोर्समेंट, प्रॉपर बिहेवियर की रीइंफोर्समेंट होना बहुत जरूरी है। आज ही मैं एक मदर से डिस्कस कर रही थी केस, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची आज से 10 साल पहले, यानी कि अभी वो एडल्ट है, 10 साल पहले वो सैंडविच भी बनाती थी, वो मेरे साथ काम भी कराती थी, वो बेडशीट भी तय करती थी, वो ड्रेसिंग भी करती थी, सब कुछ करती थी, घर में मेरी हेल्प कराती थी, और अब नहीं करती वो 10 साल बाद। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्ची को ऐसे फील हुआ हो कि मुझे तो ये नौकरानी की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, उसको कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रही। तो एप्रिसिएशन, बच्चे के सही बिहेवियर पे एप्रिसिएट करना, उसको रिइंफोर्स करना बहुत जरूरी है, उसको बताते रहना कि वेरी गुड, गुड जॉब, और इंकरेजमेंट सम काइंड ऑफ मिलते रहना बहुत जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वरना अदरवाइज बच्चे जो सीखते हैं वो लूज भी कर देते हैं। देन कम्स मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि आप बच्चे को करके दिखाएं, जैसे मैं करके दिखाऊं और फिर बच्चा मुझे कॉपी कर रहा हो, दैट वुड बी मॉडलिंग। और वीडियो मॉडलिंग स्पेशली, क्योंकि वीडियो से आजकल बच्चे बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स देख रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, इनको बड़ा शौक होता है, तो बहुत दफा वो वीडियो से कॉपी करना सीख जाते हैं। मॉडलिंग में आप सिबलिंग्स को भी यूज कर सकते हैं। बच्चे जो है वो अपने जो भाई बहन है उनको देख के बहुत मॉडल कर रहे होते हैं। और वीडियो मॉडलिंग इस तरह की चीजें, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है वीडियोस के अंदर, तो आप उसको वीडियो मॉडलिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। It is same form of modeling, same as modeling, except that in mobile phone video, you know. मटेरियल्स रेडी होने चाहिए आपके। क्या मटेरियल्स हैं? मोटिवेटिंग एक्टिविटीज बच्चे की क्या हैं? अगर उसको बॉल्स के साथ खेलना पसंद है तो वहां पे आपकी वो अवेलेबल होनी चाहिए। मोटिवेटिंग एक्टिविटी क्या है? अगर उसको केक पसंद है तो केक बनाने के लिए पूरा प्रॉपर सामान होना चाहिए, और उसके अंदर आप केक बनाना बच्चे को सिखा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मोटिवेटिंग एक्टिविटी और रीइंफोर्सर्स का होना मौजूद है। आर्टिफिशियल रीइंफोर्सर भी हो सकते हैं, नेचुरल रीइंफोर्सर भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल ये कि आपने उसको कोई आउटिंग करा दी, या आपने उसको कोई चीज, छोटी सी टॉफी दे दी एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी। और नेचुरल मोटिवेशन ये कि बच्चे को वो एक्टिविटी खुद से ही बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है और उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल रिइंफोर्सर्स की। डाटा कलेक्शन शीट होनी चाहिए कि उस दरमियान में, क्योंकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम अभी डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग की तरफ नहीं आए हैं जो कि ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग के दौरान में आपने नोट्स लेने हैं कि क्या हुआ था, नोट्स इसी फॉर्म में, ABC के फॉर्म में, ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया एंड सो ऑन। इस तरह से आप छोटे छोटे से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा रहा और आपका इंटरेक्शन कैसा रहा। विजुअल सपोर्ट, वही बात है कि पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को सपोर्ट करना। ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं ये आपके पास रेडी होने चाहिए। ओके, देन कम्स ट्रेनिंग द पेरेंट। पेरेंट ट्रेनिंग के अंदर थेरेपिस्ट के लिए स्पेशली, और अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने थेरेपिस्ट को बोलें ये मेथड करो। ये छोटे से स्टेप्स होते हैं जो कि I think there's some distortion. जरूरी है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है वो आप जी, मैं ऑफलाइन हो गई थी। जी जी। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही। ठीक है, सॉरी। चलिए जी, मैं यहाँ पे थी। आप लोग ये वाली स्लाइड देख ली थी? जी, यही देख रहे थे। ठीक है, सही है। तो इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने बताया था। देन कम्स मॉडलिंग। आप थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें मॉडल करके दिखाइए कि इस काम को कैसे करना है।
देन कम्स प्रैक्टिस, आप थेरेपिस्ट के सामने जाइए और उसको प्रैक्टिस करके अपने बच्चे के साथ दिखाइए कि हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन कम्स फीडबैक, नाउ व्हाट ही विल डू, द थेरेपिस्ट, वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि आप सही कर रहे हैं, अगर सही नहीं कर रहे तो करेक्टिव फीडबैक होगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे हैं। देन ये साइकिल आप चला सकते हैं, प्रैक्टिस फीडबैक अंटिल यू नो व्हाट टू डू, एंड आफ्टर दैट फीडबैक कम्स। ऐसा नहीं है कि बस ये हो गया और आप ट्रेन हो गए, बल्कि ऑनगोइंग फीडबैक इज नेसेसरी। आई वुड से कि वीकली बेसिस, बाई वीकली बेसिस, मंथली बेसिस एटलीस्ट आप थेरेपिस्ट के पास और उससे फीडबैक लेते रहिए ताकि आपकी स्किल्स जो हैं वो डिक्लाइन नहीं हो। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन जी, एंड आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन ले। आलिया, पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस आए थे वो ले लें। जी एक इन्होंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक पेरेंट ने पूछा था कि उनकी सीपी चाइल्ड है और ब्लाइंड भी है, तो उसको कैसे कन्विंस करें टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड गो फॉर फिजियोथेरेपी। जी सही है। इफ योर चाइल्ड इज अ सीपी चाइल्ड दैट मीन्स के उसको कोई मोटर टाइप के डेफिसिट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रॉपरली आपके मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। सो दैट्स व्हाई यू नीड ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी मोर रादर देन बिहेवियर थेरेपी। सो मोस्ट प्रोबेबली आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि बच्चा नहीं जाना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग बॉदरिंग हिम, यू नो, इट कुड बी वेरी माइन्यूट। हो सकता है कि थेरेपी उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रही हो ड्यू टू सम रीजन। मसल्स उसके बहुत ज्यादा पुल तो नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जोर से हो रहा है। अगर नहीं भी, थेरेपिस्ट को नहीं पता, लेकिन हो सकता है बच्चा ज्यादा फील कर रहा हो, उसके लिए एग्जॉस्टिंग हो रहा हो। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिए कि ऐसा तो नहीं है कुछ कि बच्चा जो है वो फिजिकली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड महसूस तो नहीं कर रहा अपने आप को, क्योंकि ही शुड बी भी है ना, बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड भी है। एग्जैक्टली। सो आपको वो इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा कि वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं डाला जा रहा बच्चे के अंदर। प्लस ब्लाइंड बच्चे ऑब्वियसली उसके लिए आपको ब्रेल टीच करनी चाहिए। ब्रेल थेरेपिस्ट होते हैं जो कि रीडिंग सिखाते हैं, राइटिंग सिखाते हैं बच्चे को थ्रू फिंगर टचिंग, ठीक है। सो उस टाइप की थेरेपीज वुड बी बेटर, बट फॉर बिहेवियर आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी जरा गौर कीजिए कि जिस थेरेपिस्ट के पास वो जा रहा है वहां पे कोई इसको स्ट्रेस तो नहीं मिल रहा। इसके लिए पेरेंटल ऑब्जर्वेशन अलाउ होनी चाहिए ना वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्राइवेट पार्ट्स की अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें बच्चों में, स्पेशली फॉर ग्रोइंग अप चिल्ड्रन जो कि प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल शावर लेके निकला, ही वुडंट टाई टॉवल अराउंड, वो ऐसे ही निकल आए, या वो ड्रेस अप ना करे, या बाज बच्चे सेंसरी इश्यूज की वजह से कपड़े अपने उतार भी देते हैं। तो इन चीजों को कैसे ओवरकम किया जाए और प्राइवेट पार्ट्स की अवेयरनेस कैसे दी जाए बच्चों को। बिल्कुल वही बात है कि हैबिट क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्पेशली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। एक बच्चे ने अपनी अगर हैबिट बना ली ना उतारने की, तो फिर उसको उसी में मजा आएगा, यू नो, उसको करने ही नहीं देंगे। अब मैं यहाँ पे एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन की तरफ अगर जाएं तो क्या हो सकती है कि अगर वो बाहर आ रहा है तो उसको पहले ही टॉवल पकड़ा दिया जाए कि ये लपेट के ही आपने बाहर आना है, अदरवाइज आप बाहर नहीं आएंगे। अगर कमरे में कोई और मौजूद है तो उसको वहां से ऑलरेडी हटा दिया जाए, उसको प्राइवेटली ही कपड़े चेंज करने दिए जाएं और उसको बार बार मॉडल किया जाए। मॉडल करते रहें, वीडियो मॉडल करते रहें, आप बताते रहें कि बच्चा बेटा इस तरह नहीं करते हैं, यू नो, स्पेशली थ्रू मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग। सो एंटीसीडेंट के हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि उसको करने ही ना दिया जाए स्टार्टिंग में। प्लस ये कि जो क्लोथिंग की जो सेंसिटिविटी है उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है कि सेंसिटिविटी इशू की वजह से वो उतार रहा है, गर्मी लग रही है, कोई रफ सा मटेरियल है, सम काइंड ऑफ यू नो इचिंग है,
किसी वजह से कोई टैग्स तो है नहीं है जो जिसकी वजह से इचिंग हो रही हो। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि मटेरियल सॉफ्ट, दीज आर ऑल एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशंस जो कि आप सेफली अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कीजिए मटेरियल कंफर्टेबल हो। और वैसे कॉन्सिक्वेंस बेस्ड की तरफ मैं नहीं आऊंगी, वरना अदरवाइज ये कि उसको इस तरह का रॉम्पर पहना दें कि वो उतार ही ना सके, नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट आई वुडंट सजेस्ट दैट अंटिल स्पेसिफिकली देखा ना जाए कि इसको इस तरह की चीज में सजेस्ट नहीं कर सकती। बट एंटीसीडेंट यही कि आप उसकी क्लोथिंग का ख्याल रखें, कंफर्टेबल हो, और निकलते ही या निकलने से पहले पहले उसके लिए विजुअल सपोर्ट वहां पे लगा दीजिए, पिक्चर्स लगा दीजिए कि रिमाइंडिंग हिम कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है। और फिर बार बार प्रैक्टिस कराते रहिए अंटिल ही डेवलप्स दोज हैबिट्स, प्रॉपर हैबिट्स। सोशल स्टोरीज यूज कर सकते हैं, वीडियो मॉडलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक पेरेंट ने पूछा है कि वैसे तो बच्चा बहुत काम डाउन बच्चा है, लेकिन अभी रिसेंटली छोटा बच्चा है 3.2 इयर्स का, एग्रेसिव हो गया है और ही वांट्स थिंग्स हिज वे, यानी कि मेरे तरीके से चीजें की जाएं, और अगर नहीं की जाती तो शाउट करता है, स्क्रीम करता है। ठीक है, आई डोंट नो इफ द पेरेंट इज हियर और नॉट, लेकिन इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये चेंज कब से आया है। कोई इस किस्म का इंसिडेंस तो नहीं हुआ रिसेंट? अगर है चेंज, पहले नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इन्होंने लिखा था कि कितने अरसे पहले से था स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली इन्होंने लिखा है ना, अभी रिसेंट है। रिसेंटली। तो एक तो आप देखिए कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज तो नहीं आया है कि जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। दूसरा, आप नोटिस कीजिए कि किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ तो नहीं उसका बिहेवियर चेंज हो रहा, पर्सन इन हिज एनवायरनमेंट हु कुड बी ट्रिगरिंग। ये भी तो हो सकती है ना कि द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, तो यस, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बिहेवियर्स आते हैं इनके और हमें मैनेज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर वही वाली बात, क्या फंक्शन ऑफ बिहेवियर है, कि ऐसा क्या एंटीसीडेंट था कि बिहेवियर अकर हुआ। बिल्कुल। और 3.8 इयर्स, आई डोंट थिंक कि बच्चे के अंदर कोई वो हार्मोनल चेंजेस आए होंगे। 3.8 का है ना? 3.2, यस, वेरी या स्मॉल। छोटा बच्चा है। तो यही बात है कि पेरेंट को खुद पता होता है कि इस बिहेवियर का ट्रिगर क्या है। अगर आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें, गौर करें, क्या वो बोर तो नहीं हो रहा एनवायरनमेंट से, क्या उसको मजीद एक्टिविटी की जरूरत है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर लें तो हो सकता है कि वो उल्टे सीधे बिहेवियर छोड़ दे। तो ये चीज नोटिस करें पेरेंट खुद अपने आप से, सबसे पहले क्वेश्चन पूछें कि इस बिहेवियर का ट्रिगर क्या है और इसको मैं अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, और इसके नतीजे में बच्चे को मिल क्या रहा है, वो सही है। चाह क्या रहा है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि 3.3 इयर्स की बेटी है, नॉन वर्बल है, वो भी एक्साइटमेंट में अपने हैंड्स क्लैप करती है, तो उसको कैसे रोका जाए? ये मैं आंसर करूं? हाँ, करेंगे। दिस इज हैंड क्लैपिंग इज स्टिमिंग, राइट? तो दिस इज हिज और हर बॉडीज वे ऑफ कामिंग डाउन। तो हम लोग स्टिमिंग नहीं स्टॉप करते until and unless it is harming the child or it is harming somebody else. सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर तो नहीं है, हैंड फ्लैपिंग सेल्फ इंजोरियस तो नहीं है, या उसकी किसी एक्टिविटी में हिंड्रेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा कि क्लास में बैठे बैठे वो हैंड फ्लैपिंग कर रही है, राइटिंग नहीं कर रही। अगर इस तरह से है तो स्टॉप करें, लेकिन अगर वो एक्साइटमेंट में कर रही है तो मे बी उसके बॉडी को अपने सेंसेस काम डाउन करने की जरूरत है, इसलिए वो हैंड फ्लैप करके रिलैक्स फील कर रही है। लेकिन ऑन एग्जैक्टली। द अदर हैंड अगर ये सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर है, जैसे हेड बैंगिंग है, दीवार पे सर मार रहा है, जमीन पे सर मार रहा है, यू नीड टू ब्लॉक इट, यू नीड एग्जैक्टली। टू ब्लॉक इट। अब बिल्कुल, उसमें आप देख लें कि आपके पास क्या चीज है आपके एक्सेस में। जैसे मैं तो, मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरा बेटा जमीन पे मारता था सर, तो मैं अपना पैर नीचे कर देती थी। उस टाइम कुछ समझ नहीं आता ना कि अच्छा ठीक है मेरे पैर पे हिट करो जितना करना है, तो उसको थोड़ा सा कुशन मिल जाता था इस चीज का। तो इधर आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ इट्स नॉट हार्मिंग हर, देन लेट हर डू इट। एग्जैक्टली, यही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कि सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछें कि जिस बिहेवियर को आप इतना कंसर्न बना रहे हैं, क्या वो मैटर ऑफ कंसर्न है भी या नहीं। सबसे पहले वो एड्रेस होना चाहिए या नहीं, क्या
हो सकता है कि और दूसरे बिहेवियर्स हों जिन पे आप उनको फोकस करने के बजाय इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्टिमिंग तो बहुत सारे लोग कर ही रहे होते हैं, मैं भी हो सकता है इसमें कर रही हूँ और अनकॉन्शियसली। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। लेकिन आई गेट दैट, दैट बीइंग सेड कि सोशली बहुत अजीब लगता है, इनअप्रोप्रिएट लगता है, तो वही बात है, अगर उसके हाथ बिजी होंगे, अगर वो, क्योंकि वो नॉन वोकल है, तो साइन लैंग्वेज सिखाएं उसे, तो दैट वुड बी बेटर यूज ऑफ हिज हर हैंड्स, यू नो, सो वो ऑटोमेटिकली फिर ये चीजें रिड्यूस कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि डाइट का क्या ताल्लुक है, यानी कि डाइटरी मॉडिफिकेशन जरूरी है, ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री देना चाहिए? तो ये कि ये हमारा देखें डोमेन नहीं है हमारा इसमें, तो फिर यही ना कि आप बायोमेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जब जाते हैं या इस तरह की इंटरवेंशंस की तरफ, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट एरिया। तो हम क्या सबकी, या कहें? पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि कोई दवाई मिल जाए, वो बस खिला दें, कोई खाने की चीज खिला दें, और वो बच्चे की सारी चीजें ठीक हो जाए और अगले दिन वो ठीक होके उठ के बैठा हुआ हो। तो ये ऐसा नहीं होता है। ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री कैसे कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? कब तक करेंगे, और उसका फायदा भी हो रहा है या नहीं, ये चीजें और आप। बच्चे इतने पिकी ईटर्स हैं ये, कि मेरा बेटा तो खाता ही ग्लूटेन है, उसको बन चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो कहाँ तक हम करेंगे? इफ आई मेक इट फ्रॉम, अगर मैं बन ग्लूटेन फ्री आटे से बना रही हूँ, अगर वो नहीं खाता, उसको नहीं पसंद आ रही, तो अब इस चक्कर में हम क्या करें? अब डेयरी फ्री कर दें चलें, तो हो सकता है उसमें डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाएं, क्योंकि डेयरी भी एग्जैक्टली। तो देखिए ना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, तो आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स के इसके लिए आप डाइटिशियन से रिव्यू करें सबसे पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% इसकी जो पॉसिबिलिटी है इसको निकालना नहीं चाहूंगी, क्योंकि लेटेस्ट मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह मेरी नज़रों से गुजरे हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म और माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म वगैरह उसको डिस्कस किया गया था, बट दोज थिंग्स आर स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, अभी भी वो प्रूवन चीजें नहीं है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप करके देख लें और उस पर डाटा कलेक्शन करें कि क्या वाकई उसका हो रहा है असर या नहीं। अगर 1 महीने 2 महीने में असर नहीं हो रहा तो उसको बस छोड़ दीजिए, तो और फिर डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। आलिया, इसके डाइटिशियन से। तो रिगरस टेस्टिंग भी होती है ना, कि वो बॉडी में हम्म। डिफिशिएंसीज की टेस्टिंग, ये वो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये कि एग्जैक्टली। और आप कह रही हैं एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो ये अगर इफ समबडी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट देन दे कैन डू इट, लेकिन फिर एंड रिजल्ट इज नॉट गारंटीड। एग्जैक्टली, बस वो वही बात है ना कि तसल्ली नहीं होती पेरेंट्स की, तो व्हाट कैन वी से, मतलब एज बिहेवियर थेरेपिस्ट या बिहेवियर एनालिस्ट हम लोग आपके लिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आपने ये चीज एक्सपेरिमेंटली शुरू की, और उस पर अब आपका बिहेवियर नोट डाउन करना स्टार्ट करें कि कम हुआ है या नहीं, रिड्यूस हुआ है या नहीं। सो दिस इज द बेस्ट वी कैन सजेस्ट, अदरवाइज अगर कोई चीज प्रूवन नहीं है तो हम वो कंफर्म नहीं बता सकते, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। बस ये कि हम डोंट नो। शुगर इनटेक का कह सकते हैं कि शुगर इनटेक कंट्रोल करें, डोंट गिव टू मेनी कैंडीज, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि वो हाइपर एक्टिविटी कॉज करती हैं। हाँ, आई डोंट नो कॉज करती है या नहीं, वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन ऐसी चीजें ऑब्वियसली ओबेसिटी तो कॉज करती है ना, दांत के कीड़े तो लगा देती है ना, तो जो चीजें फालतू है वो आप निकाल दीजिए, सिंपल एज दैट। स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, ये सब चीजें, ये तो हर किसी के लिए हार्मफुल हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी। मैम, मेरा क्वेश्चन है, 4 साल का बेटा है, नए लोगों के सामने है, और समटाइम्स इंटरेक्शन की कोशिश करते हैं तो वो स्क्रीन करता है। अच्छा, इनका क्वेश्चन है कि नए लोगों के सामने बच्चा जैसे इंटरेक्शन करते हुए चिल्लाता है, he screams, this is the kind of behavior they are experiencing, otherwise he is a calm child। तो ये किस तरह से एड्रेस करें? वही बात है कि इसका मतलब है कि वो पुराने लोगों से नहीं सही रहता है। जी जी जी। नए लोगों से जब मिंगल करता है तो फिर, या फिर जैसे ओल्डर पीपल लाइक नाना नानी, दादा दादी, तो वो स्क्रीन करता है। तो इसका रीजन देखें, ये भी हो सकता है ना आलिया, कि वो उसके लेवल पे आके बात नहीं कर रहे होते, जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, हम्म। वो यूज टू होने में टाइम लगेगा।
अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। क्या वो डरता है नए लोगों से, या क्या वो नए लोगों में आपको बिजी देख रहा है तो आपकी अटेंशन के लिए शुरू कर दिया है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। या वो सेंसरी इशू है कि ही इज जस्ट स्क्रीमिंग फॉर हिज सेंसरी नीड्स, या जस्ट फॉर मेकिंग फन, मजा आ रहा है उसको चीख मार के, एक हैबिट से उसने बना ली है। तो रीजन तलाश करें और फिर उस रीजन को टैकल करने की कोशिश करें कि क्या वो नए लोगों से डर रहा है। अगर वो डर रहा है तो फिर खौफ आहिस्ता आहिस्ता निकालना पड़ेगा। बच्चे के लेवल पे आके बच्चे को आपको पावर देनी पड़ेगी, बच्चे को चूज करने की सलाहियत देनी पड़ेगी कि उसको थोड़ा सा बता दें कि हम जा रहे हैं बाहर और आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे उठना है बैठना है, और उसको मेंटली प्रिपेयर करके लेके जाएं। फिर ये कि जहाँ नए लोगों में जा रहे हैं वहां पे उनको बता दें कि हमारे बच्चा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, फलाना फलाना। सो रीजन बच्चे का क्या है, अगर अटेंशन है, फर्ज करें आपकी अटेंशन के लिए कर रहा है, तो उसको कोई प्रॉपर वे में अटेंशन लेना सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, या टैपिंग कर ले आपके हाथ पे या शोल्डर पे। तो डिपेंड करता है कि इसका रीजन क्या है, फिर उसके बाद ही प्रॉपर। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस यही है, अगर एंटीसीडेंट बेस्ड मैंने सोचा हुआ था कि सबको एंटीसीडेंट बेस्ड बताऊंगी, तो वो यही है कि आप पहले से बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके लेके जाएं कि ये होने वाला है, और वहां पे आपने ऐसे बिहेव करना है। और प्लस ये कि उसको डालें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, ऐसी जगह डालें जहाँ पे स्क्रीमिंग इज नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल प्ले ग्राउंड ले जाएं, प्ले ग्राउंड में बच्चे चीखते ही हैं, सो कोई बात नहीं, चीखने दें वहां जाके उसको। ठीक है। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन के 3.5 इयर्स का ASD बच्चा है, छोटे बच्चों को बहुत मारता है। अब इस चीज को कैसे ओवरकम करें? 1 साल से छोटे बच्चों को मार रहा है, बाहर सोशलाइज करना मुश्किल हो जाता है, काइंडली गाइड करें। वही बात है कि वो छोटे को मारते हैं क्योंकि उसको आगे से पनिशमेंट नहीं मिली, बड़े को मारेगा तो वो एक थप्पड़ लगाएंगे आगे से और सीधा हो जाएगा। यही बात है, तो वो इतना होशियार है कि वो छोटे बेबीज, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ और कोई मुझे कुछ करने वाला नहीं है आगे से। यही बात है। सो उस एंजॉयमेंट। लव एक्सप्रेस करने का तरीका भी हो सकता है ना छोटे के लिए, तो उसमें इमोशनल रेगुलेशन भी जरूरी है कि उसको सिखाया जाए। हाँ एग्जैक्टली, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेके जाएं। 1 साल के बच्चे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं बेसिकली, ये मॉडल किया जाए, उसको सिखाया जाए बिठा के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो हिटिंग ना कर सके। पहले रोकें और उसको बताएं कि ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। सो एंजॉय, जो वो मारने वाला एंजॉय कर रहा है ना, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्या दे सकते हैं, उसके साथ कैसे खेल सकते हैं, ये चीजें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, फिर इंशाल्लाह नहीं करेगा। तो ये मैं पर्सनली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा बच्चा मारता था ना दूसरे बच्चों, हम्म। तो मैंने उसको फिर सिखाया कि देखो इसको प्यार करते हैं, इसको हक करते हैं, ये छोटा बेबी है। तो हम्म। फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी कजन की छोटी बच्ची थी, तो वो ले जाके छोटी 3 महीने की बच्ची को बिस्किट खिला रहे हैं, कुकी खाओ कुकी खाओ। तो मुझे अच्छा लगा देख के कि एटलीस्ट उसने पॉजिटिव उसमें चेंज आया बच्चे में। चेंज आ गया, तो आपको एग्जैक्टली। थोड़ा सा उसको सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, टॉयलेट ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन आया है, बस ये लास्ट होगा, इसके बाद वी विल टेक अ लीव क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम हमारा ऊपर हो गया है, रोक लेता है टॉयलेट ट्रेनिंग। तो यही बात है कि एक दफा की उसको क्या कहते हैं कि कंटिजेंट रीइंफोर्समेंट चाहिए। एक दफा अगर आपने उससे करवा लिया और उसने देख लिया कि ये इट्स अ गुड थिंग, यहाँ मैंने कर लिया। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, जिन बच्चों को पैम्पर की आदत होती है उनको बड़ा अजीब लगता है, वो वहां जाके रोक लेते हैं। सो फर्स्ट टाइम अगर आपने करवा लिया, आप बहुत विजिलेंट रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, और आप उसको लेके जाते रहें। एक दफा की रीइंफोर्समेंट काफी है उसके लिए, जब उसको पता चल जाएगा कि इट्स अ सेफ प्लेस टू वॉइड, देन ही विल डू इट देयर। और अगर कब्ज है तो आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं कब्ज खोलने के लिए, ताकि वो रोक ना सके इस टाइप की चीज। आप उसका वाटर इनटेक ज्यादा रखें ताकि वो जो यूरिन है वो ना रोक सके, वाटर इनटेक अपना फुल रखें। तो इवेंचुअली वो वहां जाके करेगा, इवेंचुअली करना ही पड़ेगा उसको, तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह।
और मुस्लिम शॉवर से वॉश करवाता है, दिस इज एक्चुअली फाइन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मे बी शी इज ट्राइंग टू से कि जहाँ ये अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो ये तो हमें भी होती है, ये कि हाँ, हैबिचुअल हो गए ना हम लोग इस चीज के। हैबिचुअल, तो वही बात है कि अपने कुछ बच्चे अपने वॉशरूम में ही जाते हैं, बाहर नहीं जाते किसी और के वॉशरूम में, वापस आने का वेट करते हैं। तो आपको अपने ही वॉशरूम में वो चीज रखनी पड़ेगी, एक लोटा रखना पड़ेगा और उससे आदत डालनी पड़ेगी, ताकि जब वो कहीं और जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। अपने वॉशरूम में वो कंफर्टेबल रहेगा और वो करवा लेगा लोटे से, और फिर जनरलाइज कर लेगा बाद में कहीं और। ठीक है जी, चले। सो नाउ वी विल टेक अ ब्रेक एंड अब हम एंड की तरफ चले जाते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत होपफुली इंशाल्लाह ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और हम लोग इसकी वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे डाल देंगे और लिंक शेयर कर देंगे, सो दैट एवरीवन एल्स कैन वॉच, जिसके लिए भी यूजफुल हो सके। और वजिया, आप कुछ हमारी आईबीटी ट्रेनिंग के बारे में नेक्स्ट जी कुछ इंशाल्लाह मंडे 7 जुलाई से हमारी आईबीटी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 10 डेज की होगी, फ्रॉम 10 जुलाई टिल 19 जुलाई, फ्रॉम 8 AM टिल 12 PM, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इट इज फ्री फॉर पेरेंट्स बट वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स, एंड प्रोफेशनल्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, बट ऑफ कोर्स इट इज अ पेड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स। तो ये कि इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट की ये ट्रेनिंग है, अगर आप करना चाह रहे हैं पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी ज़रूर करें, क्योंकि वही घर पे कैसे मैनेज करना है, बच्चे को क्या करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे। और प्रोफेशनल्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कि ज़ाहिर है एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ना, आपका जो ABA है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो उसमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच आपको सिखाई जाएगी। और फिर उसके बाद ऑन अपॉन कंप्लीशन ऑफ दीज 40 आवर्स आपने आलिया के साथ 300 आवर्स तक वर्क करना है, सुपरवाइज वर्किंग आवर्स होंगे आपके। फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप IBT का एग्जाम देंगे, उसके बाद यू विल बी called an international behavior therapist and you will be able to apply ABA techniques with special needs children. Inshallah, and let's hope and do collective effort to spread more and more awareness regarding this field. And thank you so much everyone for joining in, और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। See you next time. Okay, see you. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.